हम इस चैप्टर में देखेंगे मैटर इन आवर सराउंडिंग के बारे में कि हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें हम देखते हैं वो क्या है, एक मटेरियल है। ठीक है, अब दिमाग में यह आना चाहिए कि मटेरियल होता क्या है, मैटर होता क्या है। ठीक है, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ मैटर। तो एनीथिंग, जो भी चीज़ आप अपने चारों तरफ देख रहे हो जो कि ऑक्यूपाई कर रहा है एक स्पेस को, ठीक है, एक मास है उसका, उसको हम मैटर बोलते हैं। कुछ भी, वो आपका लैपटॉप हो गया, वो आपका फ़ोन हो गया, पेन हो गया, जो भी नोटबुक हो गई, बुक हो गई, एवरीथिंग इज मैटर। आप बोल सकते हो सब चीज़ें मैटर है। ठीक है, चारों तरफ जो भी आप देख पा रहे हो सब चीज़ें मैटर है। ठीक है, मटीरियल मैटर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू वेज ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। देखो, केमिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग भी मैटर को डिवाइड किया जा सकता है और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे भी हम मैटर को डिवाइड कर सकते हैं। देखो, फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे कैसे डिवाइड करेंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, इसी चीज को हम बेसिकली इस पूरे के पूरे चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे कैसे डिवाइड करते हैं और सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होता है। ये सब चीजें हम पढ़ने वाले हैं इस वाले चैप्टर में। तो चलते हैं, सबसे पहले हम द मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो आपको पता है कि जितने भी मैटर होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स, जिनको हम एटम या मॉलिक्यूल बोल देते हैं। ठीक है, एटम एक छोटा सा पार्टिकल होता है, अगर दो एटम मिल जाते हैं तो उसको एक मॉलिक्यूल बोलते हैं। समझ आ गया इतना? इसको डिटेल में अभी नहीं देखना है, अभी सिर्फ याद रखना है कि मैटर जो होता है वो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से मिलके बना होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं किसी भी मैटर के अंदर। ठीक है, तो एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल, और जो भी हमारे चारों तरफ है वो एक मैटर ही तो है और वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। दोज स्मॉल पार्टिकल्स मेक अप अ मैटर आर एटम और द मॉलिक्यूल्स। जो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो जो कि मैटर को बनाते हैं, या तो वो एटम बोले जाते हैं या वो मॉलिक्यूल बोले जाते हैं। अब दिमाग में आएगा कि कब तो एटम बोलेंगे उनको, कब मॉलिक्यूल बोलेंगे। तो देखो, एटम जब बोलेंगे जब वो सिंगल सिंगल पार्टिकल हो, जब दो एटम एक साथ मिल जाते हैं तो उसको मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो आई होप यू गोट द पॉइंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एटम एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मॉलिक्यूल। ओके, तो मैटर जो होते हैं वो स्मॉल पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। अब देखेंगे हम पार्टिकल्स के क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, आपके मैटर के पार्टिकल्स की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती है। तो पहले करेक्टरिस्टिक को देखेंगे, द पार्टिकल ऑफ मैटर वेरी 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 स्मॉल। तो एक मैटर है, फॉर एग्जांपल कोई भी आप मैटर ले लो, आपका लैपटॉप, आपका फ़ोन जिसमें आप अभी इस वीडियो को देख रहे हो, उसको काटते जाओगे काटते जाओगे काटते जाओगे काटते जाओगे तो एक स्मॉल पार्टिकल निकल के आएगा, वो जो कि कटेगा नहीं फर्दर आगे। तो उसको क्या बोलेंगे, एटम बोलेंगे, या फिर बोलेंगे कि ऐसे ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके ये आपका क्या बना हुआ है, पूरा का पूरा मटेरियल बना हुआ है। ठीक है, दूसरी बात क्या है, करेक्टरिस्टिक क्या है पार्टिकल्स की। देखो, जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस होता है, वो एक साथ बिल्कुल चिपक के नहीं रह सकते हैं। उसका एक रीज़न है, अगर वो एक साथ चिपक जाते हैं, फॉर एग्जांपल एक साथ बंध जाते हैं, तो वो उनके अंदर बिल्कुल भी अपने आप को चेंज करने की ताकत खत्म हो जाएगी। जैसा मान लो एक साथ किसी भी पार्टिकल को बिल्कुल एकदम सेट कर दो तो देर इज़ नो स्पेस बिटवीन दैम। जब स्पेस नहीं होगा तो आप टेम्परेचर दो, कुछ भी करो, तो वो दोनों पार्टिकल्स हमेशा एक जगह से दूसरी जगह जा ही नहीं पाएंगे, हट ही नहीं पाएंगे, अपने आप को खोल ही नहीं पाएंगे। अगर खोल नहीं पाएंगे तो वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर पाएंगे, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। स्टेट तो चेंज होती है, तो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है। ओके, अगली करेक्टरिस्टिक क्या है, द पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। अब ये दिमाग में आता है, यार कहाँ मूव करते हैं, मेरा फ़ोन का कोई भी पार्टिकल मूव नहीं कर रहा। देखो, इतने माइन्यूट मोशन होते हैं, इतने माइन्यूट मोशन होते हैं कि आपको माइक्रोस्कोपिक मोशन होते हैं जो आपको दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, तो हर पार्टिकल मूव करता रहता है मटीरियल का। ठीक है, चौथा क्या करेक्टरिस्टिक है, द पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। देखिए, फॉर एग्जांपल आपने कोई भी एक मटेरियल ले लिया, उसका जो एक एक पार्टिकल है वो दूसरे पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखता है, अट्रैक्ट करता है। बेसिकली यू कैन से अट्रैक्शन होती है उन दोनों के बीच में। देखो, स्पेस भी होता है, इस वजह से वो अपनी स्टेट को चेंज कर पाए। अट्रैक्शन होता है क्योंकि वो एक जगह रह भी पाए। ठीक है, तो ये करेक्टरिस्टिक्स ये 100% आपके एग्जाम में आते हैं। तो प्लीज़ रिमेंबर, ये सारी चारों बातें आपको याद रखनी है, कुछ याद रखो या मत रखो, बट यू हैव टू रिमेंबर, ये चारों बातें आपको याद रखनी ही रखनी है। 100% आता है, सीधा लिखा आता है कि राइट डाउन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ अ मैटर। तो ये आपको याद रखना है। स्क्रीनशॉट ले लो, नीचे प्रोवाइड करा दूंगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में PDF, उसको आप डाउनलोड करके आप बार बार उसको रिवाइज कर सकते हो। और देखो, इस वीडियो का अगर आपने 3 बार देख लिया, सुन लिया ना, तो मेरी गारंटी है इस चैप्टर में से कुछ भी गलत नहीं करके आओगे। लेट्स मूव फर्दर, आगे बढ़ते हैं। अब हम क्लासीफाई करते हैं मैटर को
किसके बेसिस पे, उसके फिजिकल कंडीशन के या फिजिकल स्टेट के बेस पे उसको डिवाइड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। तो पहला हम बोल सकते हैं सॉलिड, दूसरा हम दूसरी चीज को जो फिजिकली होती है मटेरियल, वो या तो सॉलिड हो सकता है या लिक्विड हो सकता है मटेरियल, या गैसियस फॉर्म में हो सकता है। कोई भी मटेरियल है आपके आसपास, आप अपनी आंखें घुमा के देखो, या तो वो सॉलिड है या वो लिक्विड है फिजिकली, या फिजिकली वो गैसियस फॉर्म में है। तो हम सॉलिड को डिटेल में देखेंगे, फिर लिक्विड को डिटेल में देखेंगे, फिर गैसियस फॉर्म को डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सॉलिड की। तो देखो सॉलिड की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। सॉलिड का जो शेप होता है वो, और वॉल्यूम जो होता है वो फिक्स्ड होता है। अब दिमाग में आता है कि ऐसा ही क्यों होता है भाई, क्यों शेप और वॉल्यूम सेम होता है, चेंज क्यों नहीं होता। तो जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं ना, वो बिल्कुल पास पास होते हैं। मूव करने की अगर कोशिश भी करते हैं तो उनके बीच में इतना ज़्यादा कंप्रेशन या इतना ज़्यादा अट्रैक्शन रहता है कि वो एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते हैं, आप ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। तो सॉलिड का जो शेप रहेगा जैसा है वैसा ही रहेगा, और जो भी चीज़ जैसी है वैसी रहे तो उसका वॉल्यूम भी चेंज नहीं हो सकता। समझ पा रहे हो ना। तो अब आगे देखते हैं, शेप विल बी सेम और द वॉल्यूम विल बी सेम। नेक्स्ट है आपका सेकंड करेक्टरिस्टिक क्या होगी, कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच। अच्छा ये क्या बात हुई, इसका मतलब है कि किसी भी सॉलिड चीज को आप कंप्रेस्ड करोगे तो वो कंप्रेशन को अपने ऊपर एक हद तक झेल सकता है, सहन कर सकता है, लेकिन वो टूट जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, बिल्कुल बिखर जाएगा, ठीक है। जैसे ये पार्टिकल्स हैं, इनके ऊपर आप कंप्रेशन लगाओगे, इधर से मान लो, इधर से भी लगा रहे हो, तो एक थोड़े टाइम के लिए एक दूसरे से पास में आ सकता है, लेकिन एक टाइम पे आके बर्स्ट हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो ये कंप्रेशन को ज़्यादा नहीं, लोड ज़्यादा नहीं ले सकता, कंप्रेशन ज़्यादा नहीं ले सकता ये पार्टिकल, ओके। इनकी जो डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है। अब किसी को डेंसिटी के बारे में नहीं पता तो मैं समझा देता हूँ। देखो ये दो मान लेते हैं, ये दो चीज़ें हैं, ये दो बॉक्स हैं, ठीक है, सेम सेम साइज के हैं, बिल्कुल सेम बॉक्स है। यहाँ पे मैंने इस तरीके से बॉल रखी हुई है दूर दूर, और एक बॉक्स में मैंने बिल्कुल पास पास बॉल रख दी है, छोटी छोटी बॉल्स होती है ना, वो रख दी मैंने। अब मेरा क्वेश्चन आपसे है, ये बॉक्स ए है, ये बॉक्स बी है, दिस इज बॉक्स ए एंड दिस इज बॉक्स बी। ये बिल्कुल पास पास बहुत सारी बॉल यहाँ पे मैंने रख दी है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि किस बॉक्स की, सेम साइज थे दोनों बॉक्सेस के, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम बॉक्स लेके आया था मैं। अब मेरा क्वेश्चन है कि किस बॉक्स का डेंसिटी ज़्यादा होगी। पॉज द वीडियो और अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो। तो यहाँ पे जो डेंसिटी ज़्यादा होगी वो आपकी बी बॉक्स की ज़्यादा होगी। क्यों, यहाँ पे जो बॉल्स हैं वो बिल्कुल पास पास हैं, तो इसी तरीके से यहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं वो बिल्कुल पास पास होते हैं। तो जिसके जितना ज़्यादा पार्टिकल चीज़ें पास पास होती है उसको हाईली डेंसाइल या फिर हाईली डेंसिटी बोलते हैं, उतना वो डेंस होता है, सीधी बात है, ठीक है। अब चौथी जो करेक्टरिस्टिक है सॉलिड की वो क्या है, डू नॉट फिल देयर कंटेनर कम्प्लीटली। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, व्हाट डज इट मीन। मतलब वो अपने कंटेनर को फिल नहीं करता, इसका मतलब आपको समझना है। देखो कैसे फिल नहीं करता, ध्यान से सुनना। अगर मैं आपसे बोलूँ एक चीज़ कि ये एक कंटेनर मैं आपको दूं कि ये एक कंटेनर है, कोई भी कंटेनर है ये, इस कंटेनर में आपके पास में फ़ोन रख, आपका फ़ोन है, ये आपका फ़ोन है ना, ये आपका जो भी फ़ोन है। मैं बोलूँ कि इस फ़ोन को इस कंटेनर में डालो, तो आपने उठाया डाल दिया। अब जो फ़ोन इस ग्लास को थोड़ी ना फिल करेगा, ये फ़ोन तो फ़ोन ही रहेगा, अपनी शेप ही चेंज नहीं करेगा। तो इसलिए बोला है कि कंटेनर को फिल नहीं करता। दूसरी चीज़, अब एक सिलेंडर लिया आपने, बंद सिलेंडर बिल्कुल, ठीक है, उसके अंदर आपने सॉलिड अपने सेल फोन को डाल दिया, तो क्या फ़ोन उड़ के पूरे पूरे सिलेंडर में फैल जाएगा, नहीं फैलेगा। लेकिन ऐसा अगर मैं बोलूँ कि एक सिलेंडर है उसके अंदर आप गैस डालो, कोई भी थोड़ी सी डालो, लेकिन वो गैस फैल के पूरे कंटेनर में फैल जाएगी, उसके पार्टिकल्स पूरे कंटेनर में आपको फैले हुए मिलेंगे। समझ आ गई बात। तो इसको बोलते हैं कि डू नॉट फिल, ये फिल नहीं कर सकता है। तो आई होप यू गॉट द पॉइंट, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है डू नॉट फ्लो, ये फ्लो नहीं करता है। मतलब भाई सॉलिड है, पास पास है सारे पार्टिकल्स, तो हाउ दिस कैन बी फ्लो, ये फ्लो कैसे कर सकता है, ठीक है। तो सॉलिड कभी भी फ्लो नहीं करेगा। आगे मूव करते हैं। दूसरी जो स्टेट होती है आपके मटेरियल की, उसको बोलते हैं लिक्विड। देखो लिक्विड जो होता है वो कुछ ऐसा होता है, हम सबको पता है, पानी हो गया, ठीक है। ऐसी चीज जो फ्लो कर सके उसको हम लिक्विड बोल देते हैं, है ना। तो यहाँ पे बात आती है कि इसकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो जो सबसे पहली करेक्टरिस्टिक होती है वो ये होती है कि इसका जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स्ड होता है। मतलब इसका क्या मतलब है, वॉल्यूम फिक्स्ड बट शेप फिक्स्ड नहीं। देखो आप पानी को, पहले बोतल में पानी था तो बोतल की शेप ली हुई थी, अब बोतल से आपने ग्लास में डाला तो शेप चेंज हो गई।
तो इसी तरीके से जो आपका लिक्विड है वो अपनी शेप को चेंज कर सकता है इजीली। जिस चीज़ में डालोगे, जिस कंटेनर में डालोगे, वो लिक्विड वैसा बन जाएगा। तो फिक्स शेप नहीं होती है, वॉल्यूम फिक्स होता है, जितना पानी लिया उतना ही रहेगा, बढ़ेगा नहीं, ठीक है। वही आप कंटेनर वाला एग्जांपल ले लो कि अगर मैंने आपको एक कंटेनर दिया और उस कंटेनर के अंदर मैंने आपको बोला कि यहाँ पे इस पानी को डालो, तो पानी जितना आपने डाला उतना ही रहेगा, मॉलिक्यूल्स इसके ऊपर उड़ के तो आएंगे नहीं। तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, चौथी करेक्टरिस्टिक क्या है, सॉरी तीसरी करेक्टरिस्टिक क्या है आपकी, मॉडरेट टू हाई डेंसिटी होती है। मतलब कि देखो, जो सॉलिड था उसके तो पार्टिकल्स बिल्कुल पास पास थे, लेकिन इसके थोड़े दूर दूर होते हैं, तो डेंसिटी थोड़ी बीच की हो गई, ना तो गैस की ना सॉलिड की, बीच की हो गई। तो आप बोल सकते हो मॉडरेट से हाई की तरफ इसकी डेंसिटी होती है। ओके, तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, मैं जो भी बता रहा हूँ उस चीज़ को आप समझ पा रहे हो। अब नेक्स्ट जो चीज़ है वो ध्यान से देखो, डू नॉट फिल द कंटेनर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वही है जो मैंने ये समझाया था, ठीक है। इसका मतलब यही है, मतलब आपने एक कंटेनर लिया, एक कंटेनर के अंदर अगर पानी को डाला, तो क्या पानी के मॉलिक्यूल्स उड़ के ऊपर थोड़े ना आएंगे, पूरे कंटेनर को नहीं भरेंगे। जितना आपने पानी डाला है वो उतने रहेंगे, ठीक है। जितना आपने पानी डाला है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ तक अगर आपने पानी डाला है एक कंटेनर में, तो वो उतना ही रहेगा, ऐसे हवा में उड़ के ऊपर कंटेनर तक नहीं आएगा, नहीं सॉलिड में आएगा। लेकिन गैस में ऐसा होगा कि वो उड़ के पूरे कंटेनर में फैल जाए। नेक्स्ट जो करेक्टरिस्टिक है वो है फ्लो इजीली। आपने पानी डाला कि कहीं पे भी वो इजीली फ्लो कर सकता है, सबको मालूम है इजीली फ्लो कर सकता है। तो आई होप यू गॉट द पॉइंट, ठीक है। आपको समझ आ रहा होगा कि किस तरीके से क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स आपकी सॉलिड की रही, क्या आपकी लिक्विड की रही। तो ये बात आपको याद रखनी। चलते हैं आगे, गैसेस के बारे में पढ़ते हैं कि ये भी एक तीसरी स्टेट है जो कि आपकी मटेरियल की आपको मिलती है, जो कि आप देखते हो, देख नहीं पाते हो गैसेस को वैसे, अब देखो महसूस कर पाते हो। अब इसकी पहली जो करेक्टरिस्टिक है वो है, ना तो इसका फिक्स शेप होता है, ना इसका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, जैसा जहाँ डालोगे वह वैसा ही अपने आप को बना लेता है। फॉर एग्जाम्पल वही कंटेनर वाला एग्जाम्पल, एक कंटेनर लिया आपने और उस कंटेनर मान लो ऊपर से पैक्ड था थोड़ा सा, उसमें एक होल किया, देन यू पुट सम गैस हेयर, तो गैस क्या होगी, पूरे के पूरे कंटेनर में उसके पार्टिकल्स घूमने लग जाएंगे, मतलब फैल जाएंगे। तो दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर, कि जब आप गैस डालते हो तो गैस पूरे के पूरे कंटेनर में फैल जाती है। अच्छा, एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये इजीली कंप्रेस की जा सकती है। अब दिमाग में आएगा यार ये कैसे कंप्रेस की जा सकती है। जो टायर होते हैं ना आपके साइकिल के, बाइक के, उन टायर्स के अंदर कभी ऐसा देखा कि पानी डाल दिया हो, नहीं डालते। क्या डालते हैं, एयर डालते हैं, हवा डालते हैं, गैस डालते हैं। क्यों, क्योंकि वो कंप्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऊपर ले सकती है, बस ये रीज़न है। तो ये दे कैन टेक द हाई कंप्रेसिबिलिटी, उनके अंदर जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है, तो ये इजीली कंप्रेस हो सकते हैं। लो डेंसिटी होती है, लो डेंसिटी का मतलब आप इस फिगर में देख पा रहे हो कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से कितना कितना दूर है। तो डेंसिटी का मतलब मैंने अभी समझाया आपको, जितना दूर उतनी कम डेंसिटी, तो लो डेंसिटी होती है गैसेस की। फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली, ये समझ आ गया होगा। कंटेनर लोगे, गैस डालोगे, चाहे कितनी भी डालो, उसके पार्टिकल्स पूरी सिलेंडर में फैलने लग जाएंगे और इजीली फ्लो भी हो सकती है। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गैसेस। ओके, नेक्स्ट आपका डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, देखो बहुत एकदम साधारण भाषा में अगर मैं समझाऊँ, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ, तो डिफ्यूजन का बेसिकली मतलब होता है किसी चीज़ में किसी चीज़ का मिल जाना, बस फिजिकली, उसको डिफ्यूजन बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे पानी लिया और पानी के अंदर मैंने कोई भी डाई डाल दी है ना, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट मैंने डाल दिया। अब पोटेशियम परमैंगनेट क्या होगा, उसके पार्टिकल्स धीरे धीरे पानी में मिलना स्टार्ट होंगे और इसको ही बोलते हैं डिफ्यूजन। लिक्विड में लिक्विड का मिल जाना, और हो सकता है सॉलिड में सॉलिड भी मिल जाता है, और कई बार गैस में गैसियस भी मिल जाते हैं। देखो कैसे डिफ्यूजन कैन बी हैपन इन बिटवीन सॉलिड टू सॉलिड। अब दिमाग में आएगा सॉलिड से सॉलिड कहाँ मिलता हुआ, मैंने तो देखा नहीं है। देखा है, कैसे देखा है, आपने एक चौक वाला जो बोर्ड देखा होगा, ब्लैक बोर्ड देखा जिसपे चौक से लिखते थे हम लोग, ठीक है। तो उसके ऊपर अगर आप कुछ भी चीज़ लिख दो, है ना, लिख दो और लिख के छोड़ दो 1 साल के लिए, या ज़्यादा नहीं, एक नहीं, आप 3 महीने के लिए छोड़ दो, तो जो चौक है वो बोर्ड के अंदर मिल जाएगा, आप छुड़ा नहीं पाओगे उसको। तो ये होता है डिफ्यूजन, मिल जाना सॉलिड का सॉलिड के साथ में, ठीक है। नेक्स्ट लिक्विड का लिक्विड में मिलना, ये तो आप रोज ही करते होगे। कोई एक लिक्विड ड्रिंक ली, उस लिक्विड ड्रिंक में कोई दूसरी लिक्विड ड्रिंक डाली,
तो उसके पार्टिकल्स दूसरे लिक्विड में मिल गए, तो इसको बोलते हैं लिक्विड टू लिक्विड डिफ्यूजन। अगला होता है गैस से गैस का डिफ्यूजन। ये तो आप रोज देखते होगे कैसे जब खाना बनता है तो आपको रसोई में बने खाने की स्मेल आप तक आ जाती है, बिकॉज जो रसोई के अंदर जो गैस प्रोड्यूस हो रही है, जहाँ जो खाने की जो स्मेल प्रोड्यूस हो रही है, वो गैस के पार्टिकल से मिलके आपकी नोस आप उस चीज़ को सेंस कर पा रही है, तो ये डिफ्यूजन होता है। तो डिफ्यूजन का बेसिकली मतलब आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं यूनिट ऑफ द टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर को नापने की दो यूनिट्स दी गई, एक सेल्सियस दी गई जो कि हम यूज़ करते हैं, और जो यूरोपियन कंट्रीज़ में केल्विन यूज़ की जाती है। अब इन दोनों में क्या संबंध है ये जरूर समझना है आपको। देखिए मैं समझाता हूँ। 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है ना, 0 डिग्री सेल्सियस, उसमें 273, याद रखना है 273 केल्विन होता है। याद रखना है 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273, अगेन आई एम रिपीटिंग 273 केल्विन। 0 डिग्री, जैसे मैं बोलूँ कि 5 डिग्री सेल्सियस में कितने केल्विन होंगे, तो 5 डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन पूछा कि कितने केल्विन होंगे, तो आपको 5 प्लस में 273 कर देना है। तो 5 और 3 8, 5 और 3 8 और 7 यहाँ पे, तो 278 केल्विन विल बी द आंसर। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। 5 डिग्री सेल्सियस में कितना केल्विन होगा। इसी तरीके से अगर मैं एक और पूछूं आपसे कि 90 डिग्री सेल्सियस में कितने केल्विन होंगे, तो पॉज द वीडियो और कमेंट बॉक्स में लिखो कि 90 डिग्री सेल्सियस में कितने केल्विन प्रेजेंट होंगे। ठीक है, आई होप आपने लिख दिया होगा। तो कुछ नहीं करना, 273 आपको पता है 0 में होता है 270, तो 90 में कितना होगा 273 प्लस 90, जस्ट ऐड कर दो 3, 9 प्लस में ये करेंगे 16 1, तो 363 केल्विन। सिंपल। अगर मैं अब उल्टा पूछूं आपसे, ठीक है, कि 1 केल्विन इज इक्वल टू 1 केल्विन में कितना डिग्री, तो कितना डिग्री होगा यहाँ पे आपको यहाँ पे ऐड कर रहे थे, यहाँ पे जस्ट आप माइनस कर दोगे। ठीक है, यहाँ पे जस्ट आप माइनस कर दोगे। अब यहाँ पे माइनस किससे करना है ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको 1 माइनस 273 करना है। ओके, रिमेंबर दिस। अगेन आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन दिस। ओके, दोबारा समझा रहा हूँ इसको। तो यहाँ पे अगर आप फॉर्मूला बनाना चाहो डिग्री सेल्सियस और केल्विन के बीच में, तो फॉर्मूला कैसे बनेगा। देखो यहाँ पे बहुत इजी फॉर्मूला आपको याद रखना है। डिग्री सेल्सियस इक्वल टू केल्विन माइनस 273, बस ऐसे याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछे कि केल्विन को कन्वर्ट करो तो केल्विन की वैल्यू दे, और डिग्री पूछे तो केल्विन की वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है। अगर डिग्री सेल्सियस की वैल्यू दी है तो डिग्री सेल्सियस की वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है, केल्विन की वैल्यू आ जाएगी जस्ट। तो आपको ये याद रखना है कि सेल्सियस इक्वल टू केल्विन, या फिर उल्टा बोल दो केल्विन इक्वल टू 273 प्लस सेल्सियस, इस तरीके से भी बोल सकते हो आप। ठीक है, ये भी ठीक है, ये इजी रहेगा याद करने में आपको। तो K इज इक्वल टू 273 प्लस डिग्री सेल्सियस, ये सही रहेगा। ओके, ये आप याद रखो। नेक्स्ट चलते हैं हम। अब ये तो हो गई स्टेट्स के बारे में, एक एक पूरा हमने डिस्क्राइब कर लिया सारी स्टेट्स को, कि सॉलिड कैसे होता है, क्या क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, किस तरीके से मूव करता है, क्या 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 नहीं होता है, क्या होता है, एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड। ओके, अब हम बात करेंगे स्टेट कैसे चेंज होते हैं, किसी भी लिक्विड से सॉलिड का बनना, सॉलिड से लिक्विड का बनना, मटेरियल कैसे अपने स्टेट्स को चेंज करता है, कौन कौन सी चीज़ें जिम्मेदार होती हैं स्टेट को चेंज कराने के लिए। हम सबको पता है कि मैटर 3 फॉर्म में मिलता है, सॉलिड में या लिक्विड में या गैस में, बट फिजिकल स्टेट को चेंज किया जा सकता है उसके टेम्परेचर को चेंज करके, या बोल दो प्रेशर को चेंज करके। अगर आप टेम्परेचर चेंज करोगे और प्रेशर चेंज करोगे किसी भी मटेरियल का, किसी भी मैटर का, तो वो अपनी स्टेट को चेंज कर लेगा। तो टेम्परेचर चेंज करने से किस तरीके से अपनी स्टेट चेंज की जा सकती है देखते हैं। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज करने से कैसे कोई भी एक मटेरियल अपनी स्टेट चेंज करता है वो देखने वाला है। तो सबसे पहला जो इफेक्ट है वो होता है सॉलिड से लिक्विड का बन जाना। कोई भी सॉलिड चीज़ है वो लिक्विड में किस तरीके से कन्वर्ट हो जाती है। तो आप इस फिगर में देख पा रहे हो, ये पिघल रहा है, क्या कर रहा है, पिघल रहा है, और पिघलने को क्या बोलते हैं, मेल्टिंग बोलते हैं। तो जब सॉलिड से लिक्विड में बनती है कोई चीज़ तो उसको हम मेल्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेल्टिंग बोलते हैं। तो आप बोल सकते हो कि मेल्टिंग क्या होती है। मेल्टिंग अगर कोई डेफिनेशन पूछे तो आप लिख सकते हो द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट्स, या बोल दो कन्वर्ट
into the form of liquid is known as melting. तो ये कैसे होता है? जब आप टेम्परेचर को बढ़ा देते हो, ठीक है, इंक्रीज करते हो। तो टेम्परेचर जब इंक्रीज होगा किसी भी चीज़ का तो वो अपनी स्टेट को चेंज कर लेगा। जब सॉलिड के ऊपर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको पता है कि जो पानी होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? देखो, पानी मतलब पानी सॉलिड फॉर्म में कब होगा? पानी जो होगा वो इस फॉर्म में कब होगा? जब वो आइस होगा, है ना? आइस ही तो होता है पानी। अगर आइस को लेके आप 0 डिग्री सेल्सियस पे लेके आते हो आइस को, तो वो धीरे धीरे पिघलना स्टार्ट हो जाता है, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो आप बोल सकते हो कि 0 डिग्री सेल्सियस वो आइस का, या बोल दो आइस ही तो पानी है यार, तो आइस का या बोल दो पानी का क्या है? एक मेल्टिंग पॉइंट है। तो मेल्टिंग पॉइंट समझ आया कि क्या होता है? कि वो टेम्परेचर जिस पे वो सॉलिड से लिक्विड में बदलने लग जाए, उस टेम्परेचर को, उस इनिशियल टेम्परेचर को हम मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। अगली बात, लिक्विड टू गैस चेंज। देखो, इसको हम बॉइलिंग या वेपराइजेशन बोलते हैं। मतलब आपके पास में पानी था, उसको अब आप गैस में बदलने जा रहे हो, ठीक है? देखा होगा आपने, कई बार किया भी होगा घर पे। कैसे चेंज करते हैं, कैसे होता है ये? देखो, कोई भी लिक्विड सब्सटेंस है, उसके ऊपर अगर मैंने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, बढ़ाता गया बढ़ाता गया बढ़ाता गया, तो एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जिसपे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो पानी का कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी बॉइलिंग होना स्टार्ट हो जाता है, वेपराइजेशन उसका स्टार्ट हो जाता है। समझ आया? तो ये होता है आपका टेम्परेचर चेंज करने का दूसरा नतीजा। लिक्विड से गैस में भी चेंज कर सकते हो आप टेम्परेचर बदल के। अच्छा, टेम्परेचर को आप कम करके भी किसी चीज़ को बदल सकते हो। कैसे बदल सकते हो? देखो देखो, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि आपने कई बार देखा होगा कि जब हम कोई भी चीज़ गर्म करते हैं, कोई भी, मान लो आपने कंटेनर लिया, कंटेनर में आपने कुछ भी लिया, मान लो यहाँ पे आपने पानी लिया, पानी को गर्म किया, नीचे से बर्नर लगाया नीचे से, और बर्नर क्या कर रहा है? पानी को गर्म कर रहा है। ऊपर से आपने इसको ढक दिया, प्लेट से ढक दिया, और जैसे ही आपने प्लेट को उठाया तो आपने ऐसी बूंदें देखी होंगी छोटी छोटी। तो लिक्विड का किस में कन्वर्ट हो जाना? लिक्विड का, सॉरी, आई एम सॉरी, गैस का लिक्विड में, गैस का लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना, वेपर का लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना। आप बोल सकते हो कि बॉइलिंग का जस्ट उल्टा, बॉइलिंग में लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा था, लेकिन यहाँ पे गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसको क्या नाम दिया गया? इसको नाम दिया गया कंडेंसेशन। ओके, तो कंडेंसेशन की वजह से ही ना जो बादल होते हैं ना बारिश के, वो बनते हैं। तो समझ आ गया? जब कोई भी गैस है या फिर कोई भी वेपर है, वो ठंडा होके, देखो कोई भी गैस कब लिक्विड में बदलेगी? जब उसका टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा। जब टेम्परेचर घटता जाएगा तो वो धीरे धीरे ठंडी होकर लिक्विड में बदलना स्टार्ट हो जाएगी। तो गैस का लिक्विड में बदलना भी टेम्परेचर से आप कर सकते हो, ठीक है? अगला देखते हैं, लिक्विड से सॉलिड का चेंज होना, ये भी टेम्परेचर को कम करके किया जा सकता है, जिसको हम फ्रीजिंग बोलते हैं। जो कि हम बर्फ़ जमाते हैं, है ना, जो आइस क्यूब्स बनाते हैं फ्रीजर में, वो होता है, उसको फ्रीजिंग ही बोलते हैं। इसमें लिक्विड मतलब पानी डालते हैं हम, आपके आइस क्यूब की ट्रे के अंदर, छोटे छोटे ऐसे ट्रे के अंदर पानी भरते हैं, उसको फ्रीजर में रखते हैं और टेम्परेचर को कम करते हैं, तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। इसको सॉलिडिफिकेशन भी बोलते हैं, फ्रीजिंग भी बोलते हैं। तो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ये फ्रीजिंग इज़ अ रिवर्स ऑफ द मेल्टिंग, मेल्टिंग का उल्टा है। समझ आ रहा है मेल्टिंग का उल्टा क्यों है? तो यू गॉट द पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज, अब ये चीज़ें तो कन्वर्ट होना तो ख़त्म हो गई। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है यहाँ पे, जिसको बोलते हैं लेटेंट हीट। देखो, लेटेंट हीट आपको बड़ी कंफ्यूज करेगी। मैं इसको एक बहुत ही सिंपल से सेंटेंस में समझाता हूँ, बहुत ही सिंपल से सेंटेंस में। ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। देखो, क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लेटेंट हीट, है ना? ये दिमाग में आएगा और बहुत बड़ा कंफ्यूज करेगी ये टर्म, कि वो ये बार बार आप पढ़ोगे भी, लेकिन ये कंफ्यूज करेगी हर एक बच्चे को, 90% बच्चों को कंफ्यूज करती है। तो मैं एक बार में समझा देता हूँ, उसके बाद में कभी आप इससे कंफ्यूज नहीं होगे। देखो, लेटेंट जो हीट होती है, लेटेंट का मीनिंग होता है छुपा हुआ, हिडन। लेटेंट का मतलब छुपा हुआ, या बोल दो हिडन। तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, ठीक है? मैंने एक आइस क्यूब लिया, ठीक है, आइस क्यूब लिया, इसके इसको एक कंटेनर में डाला, एक कंटेनर में डाल के इस आइस क्यूब को मैंने नीचे से गर्म किया। गर्म करने के बाद में क्या हुआ? एक टाइम पे जाके ये पिघल जाएगा। तो जब मैं गर्म कर रहा था तभी भी तो इसके अंदर क्या जा रही थी? हीट जा रही थी। और जब ये पिघल गया तभी भी इसके अंदर हीट जा रही है। तो जो हीट एनर्जी, जो हीट की एनर्जी
बर्फ को पिघलाने में लगी, या बोल दो कि स्टेट को बदलने में लगी, उस एनर्जी को ही, उस हीट एनर्जी को ही लेटेंट हीट बोलते हैं। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लेटेंट हीट। एक ऐसी हीट एनर्जी या एक ऐसी छुपी हुई एनर्जी जो किसी भी चीज के स्टेट को बदलने के लिए जरूरी होती है। जैसे कि बर्फ को पानी में बदलने के लिए, बर्फ को पानी में बदलने के लिए जो एनर्जी लगेगी, उस एनर्जी को बोलेंगे लेटेंट हीट या लेटेंट एनर्जी या लेटेंट हीट एनर्जी। बात समझ में आ गई? अगर मैं और ज़्यादा डिटेल में जाऊं तो आपके पास में एक गिलास पानी है, आपको उस एक गिलास पानी को किस में बदलना है? आपको उसको वेपर में बदलना है। इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट दिस लिक्विड इनटू वेपर, तो आपको यहाँ पे गर्म करना पड़ेगा। तो जो जो हीट एनर्जी आपको इस पानी को वेपर में बदलने के लिए चाहिए होगी, उस ही हीट एनर्जी को हम बोलेंगे लेटेंट हीट या लेटेंट हीट एनर्जी। तो आई होप यू गॉट द पॉइंट। लेटेंट हीट दो तरीके की होती है। कैसी? एक तो होती है फ्यूजन। ये इसका मतलब क्या है? बर्फ मतलब सॉलिड से पानी में बदलने के लिए जो चाहिए होती है उसको हम हीट ऑफ फ्यूजन या हीट लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। हीट ऑफ वेपराइजेशन का मतलब है पानी से वेपर में बदलने के लिए जो हीट चाहिए होती है उसको बोलते हैं हीट ऑफ वेपराइजेशन। आई होप यू गॉट द पॉइंट कि लेटेंट हीट क्या होती है। अगर नहीं समझ आया कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगा। ऐसी हीट यार, ऐसी हीट देखो मैं बहुत ईजी तरीके से समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल बर्फ़ है, ये पानी है, मैं बोलता हूँ इसको जाओ इसको वो बना दो, वेपर बना दो। तो आप क्या करोगे? जाओगे उसको गर्म करोगे, तो जितनी गर्मी जितनी हीट चाहिए होगी उसको गर्म या वेपर बनाने में, वो हीट को ही हम बोलते हैं लेटेंट हीट। समझ आ गई बात? ओके नेक्स्ट। और लेटेंट का मतलब छुपा हुआ, हिडन होता है। नेक्स्ट, सब्लिमेशन, ये भी एक तरीका है। किस चीज़ का तरीका है भाई? ये इमेज बड़ी डिस्टर्ब कर रही है। तो देखो क्या होता है इसका मतलब, आपने देखा होगा कपूर की गोली देखी है घर में, कपूर की गोली है ना, नैपथलीन बॉल्स है ना इंग्लिश में बोले तो, ठीक है। तो मतलब गैस से सॉलिड में किसी भी चीज़ का कन्वर्ट होना, या उल्टा बोल दो सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होना। नैपथलीन बॉल्स घर में आती हैं छोटी छोटी है ना, वाइट कलर की, उनको हम रख देते हैं और वो गायब हो जाती हैं, उड़ जाती हैं वो। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सब्लिमेशन होता है। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो सब्लिमेट होती हैं, हो सकती हैं? तो अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, कैम्फर मतलब कपूर, और नेफ्थलीन। नेफ्थलीन एक केमिकल कपूर होता है, कपूर का केमिकल फॉर्म होता है। तो जो कि क्या होता है, सॉलिड से सीधा गैस में बदल जाता है ना, सीधा सीधा ही गैस में बदलेगा, पहले लिक्विड में बदलेगा ऐसा नहीं, सीधा ही गैस में बदल जाता है। आप कपूर को छुपा दो कहीं पे, कुछ दिन बाद में वो गोहे से मिलेगी नहीं ना, तो आपको वहाँ पे कोई वेट कलर वेट मिलेगा, कोई गीला गीला कुछ भी नहीं मिलेगा, सीधा वो गैस में बदल जाता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। ओके नेक्स्ट, ये एक ट्रायंगल है जो आपको याद रखना है। देखो गैस से लिक्विड में बदलना वेपराइजेशन बोलते हैं, और लिक्विड से गैस में बदलना ऑफ कोर्स कंडेंसेशन बोलते हैं। लिक्विड और सॉलिड के बीच, लेट मी चेंज द कलर हेयर, मुझे कलर बदलने दो उसके बाद में। हाँ अब देखो यहाँ पे लिक्विड से अगर आप सॉलिड में किसी चीज़ को बदलोगे, लिक्विड है ना, बर्फ जमा रहे हो, तो इसको हम फ्रीजिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फ्रीजिंग। इसका जस्ट उल्टा अगर कर रहे हो तो उसको मेल्टिंग बोलते हैं। सॉलिड से सीधा गैस में कोई चीज़ बदल रही है तो इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। अच्छा, गैस से सॉलिड में बदल रहे हो तो इसको बोलते हैं डिपोजिशन। ओके, रिवर्स ऑफ द सब्लिमेशन इज नोन एज डिपोजिशन। डिपोजिशन का मतलब, कोई एग्जांपल देता हूँ डिपोजिशन का। चलो आप मुझे कमेंट में एग्जांपल देके बताओ कि पॉज द वीडियो, डिपोजिशन लिखो, इक्वल लगाओ या डैश लगाओ, और लिखो कि किस में डिपोजिशन आपने देखी है डेली लाइफ में। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। देखो इफेक्ट ऑफ चेंज द प्रेशर, अभी तक तो टेम्परेचर बदल बदल के हमने चीज़ों को बदला है, अब हम क्या बदलेंगे? अब हम प्रेशर ही बदल देंगे। ठीक है, प्रेशर बदलने से क्या होता है? तो देखो प्रेशर बदलने से ज़्यादा कुछ नहीं होता है, एक चीज़ होती है, गैस कैन बी लिक्विफाइड। आपको पता है कोई गैस है, उसको दबाते जाओ दबाते जाओ दबाते जाओ, उसके मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाएंगे। जब मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाएंगे तो गैस किस में बदल जाएगी? लिक्विफाइड हो जाएगी, लिक्विड में बदल जाएगी। ओके, और लोअरिंग द टेम्परेचर भी कम करते जाओ तो बिल्कुल ही लिक्विड बन जाएगी। तो प्रेशर का काम इतना होता है बस। ओके, अब हम पढ़ेंगे इवेपोरेशन। देखो वेपोराइजेशन और इवेपोरेशन में क्या डिफरेंस होता है, यही समझना है, यही समझना है। देखो समझाता हूँ। इवेपोरेशन का मतलब होता है कि कोई एक खुले में पानी पड़ा हुआ है, ये पानी है जो खुले में रखा हुआ है, ऊपर से सनलाइट आ रही है या कोई भी हीट आ रही है,
तो इवेपोरेशन क्या करता है, इवेपोरेशन एक तो वेपराइजेशन होता है कि किसी भी चीज़ का नीचे से गर्म होना और पूरे पार्टिकल्स का गर्म होना, उसके बाद में पूरा गैस में बदल जाना, उसको बोलते हैं वेपराइजेशन। लेकिन इवेपोराइजेशन में क्या होता है, जब ऊपर से कोई हीट आ रही है, वो हीट आएगी और लेयर बाय लेयर किसी भी लिक्विड का लेयर बाय लेयर गैस में बदले, लेयर बाय लेयर आपके किसी भी कोई भी लिक्विड का लेयर बाय लेयर गैस में कन्वर्ट हो, उसको ही बोलते हैं इवेपोरेशन। तो आई होप यू गॉट द पॉइंट कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इवेपोरेशन। ओके, तो इवेपोरेशन और वेपराइजेशन में डिफरेंस समझ आया? अभी समझाता हूँ, दोबारा देखो ध्यान से। इवेपोरेशन में क्या होता है, देखो पहले हम वेपोरेशन को समझ लेते हैं, वेपराइजेशन को समझ लेते हैं। आपके पास में एक कंटेनर है, उसमें मैंने आपको पानी दिया कि इसके अंदर ये पानी है, इसको गर्म करो। आपने बर्नर लगाया नीचे और गर्म किया। गर्म करने पे क्या हुआ, गर्म करने पे पहले पूरा का पूरे पार्टिकल्स गर्म होंगे, एक टेम्परेचर पे पहुंचेंगे, फिर पूरे पार्टिकल्स उड़ना स्टार्ट कर देंगे, एनवायरनमेंट में जाना स्टार्ट कर देंगे। तो इसको बोलते हैं वेपराइजेशन। लेकिन इवेपोराइजेशन में ऐसा नहीं होता है। बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही लेयर, पहले ऊपर की लेयर हवा में उड़ गई, फिर दूसरी लेयर उड़ गई, मतलब नीचे ठंडा है लेकिन ऊपर गर्मी होने की वजह से ऐसा उड़ना, लिक्विड का उड़ जाना, इसको इवेपोराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, अब चलते हैं कि इवेपोरेशन के ऊपर कौन कौन से फैक्टर्स है जो इफेक्ट करते हैं इवेपोरेशन को। तो पहला है टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है, देखो रेट जो है इवेपोरेशन की वो इंक्रीज हो जाती है टेम्परेचर के बढ़ जाने से। सीधी बात है, ज़्यादा धूप पड़ेगी तो धूप में रखी हुई कोई भी, मान लो आपने एक बाल्टी में पानी रखा है, धूप ज़्यादा पड़ रही तो जल्दी उड़ेगा पानी, तो उसको ही बोलते हैं टेम्परेचर बढ़ेगा तो पानी उड़ेगा। दूसरा कौन सा फैक्टर है, सरफेस एरिया। एक तो आपने पानी रखा है बाल्टी में और एक पानी रख दिया आपने, सीधा आपने डाल दिया ज़मीन पे, तो बताओ कौन पहले उड़ेगा, सूर्य की गर्मी से, तो ऑफकोर्स ज़मीन वाला ज़्यादा उड़ेगा। तो सरफेस एरिया बढ़ेगा तो इवेपोरेशन की रेट भी बढ़ेगी। तीसरी चीज़ ह्यूमिडिटी। देखो ह्यूमिडिटी का मतलब होता है, आपने चिपचिपापन देखा होगा, अगर जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी, मतलब जितना ज़्यादा वेदर के अंदर ऑलरेडी पानी प्रेजेंट होगा तो पानी सूरज उड़ाएगा ही क्यों, तो जितना ज़्यादा ह्यूमिडिटी उतनी कम आपका इवेपोरेशन, जितनी ज़्यादा सूखा होगा, जितना कम ह्यूमिडिटी होगी उतना ज़्यादा इवेपोरेशन करेगा। ठीक है, विंड स्पीड, विंड स्पीड बोल दो या हवा की स्पीड, लू जो चलती है गर्मियों में, जितनी ज़्यादा होगी ऑफ कोर्स उतने ज़्यादा जल्दी जल्दी उड़ा के लेके जाएगा। तो ये चीज़ें हैं जो इवेपोरेशन को इफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट चीज़ हम देखेंगे कि इवेपोरेशन कूलिंग कैसे करता है। इवेपोरेशन कैसे कूलिंग करेगी, ये क्या बात बोल दी सर। देखो कैसे करता है, अपने हाथ में कभी पेट्रोल लिया है, पेट्रोल मैंने ये ना व्हाट्सएप लैंग्वेज लिखी है आपको, देखो जितना इजी समझो ना उतना इजी समझो चीज़ों को। पेट्रोल को हाथ पे लेने पे क्या होता है, आपको ठंडा लगता है ना। तो ये कैसे होता है, वाई, गर्मी में मटके में पानी रखने में जो पानी है वो ठंडा कैसे रहता है। ठीक है, स्वेटिंग होने की वजह से हमारा शरीर का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। कैसे, नॉर्मल कैसे रहता है, बिकॉज ऑफ जो इवेपोरेशन होता है। इन तीनों की तीनों घटनाओं में, इन तीनों के तीन इवेंट्स में, इन तीनों की तीनों चीज़ों में क्या होता है, इवेपोरेशन होता है। नहीं आया समझ, चलो समझते हैं डिटेल में। व्हेन अ लिक्विड इवेपोरेट, जब कोई लिक्विड इवेपोरेट होता है या फिर वो लिक्विड से गैस में बदलना चाहता है या बदलता है, तो वो ड्रॉ करता है। ड्रॉ मतलब होता है ले लेता है लेटेंट हीट, क्योंकि भाई फॉर एग्जांपल ये लिक्विड है, ये पड़ा हुआ लिक्विड है, इसको क्या किस में बदलना है, गैस में बदलना है। तो ये पहले टेम्परेचर लेगा, ये टेम्परेचर लेगा, टेम्परेचर लेके किस में बदल जाएगा, गैस में बदल के उड़ जाएगा। बस सिंपल सी बात है, इतनी सी बात नहीं समझ आती, उड़ जाएगा हवा में, बस खत्म। तो वो जो हीट लेता है ना, उसकी ही वजह से ये तीनों चीजें होती हैं। देखो कैसे हीट लेता है, तो जिस जगह से हीट ली है वहां तो कूल हो जाएगी चीज, तो इसीलिए बोलते हैं कि इवेपोरेशन क्या प्रोड्यूस करता है, कूलिंग। जैसे पेट्रोल को आपने हाथ में लिया तो पेट्रोल ने थोड़ी सी आपके हाथ से हीट ली और पेट्रोल उड़ गया, उड़ने की वजह से आपका हाथ हो गया ठंडा। देखा होगा कई बार परफ्यूम वगैरह अगर आप हाथ पे लगा लोगे तो आपका हाथ ठंडा लगने लगता है, इसीलिए कि वो जो परफ्यूम उड़ना चाहती है तो वो आपके हाथ से हीट लेती है और उड़ जाती है और आपका हाथ ठंडा हो जाता है। गर्मी में मटके का पानी जो होता है वो ठंडा क्यों होता है, क्योंकि मटका जो होता है ना, उसके पूरे के पूरे सरफेस छोटे 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 होल होते हैं। छोटे छोटे होल होने की वजह से वहाँ पे छोटे छोटे पानी की बूंदें आ जाती हैं। पानी की बूंदें जो होती हैं वो बाहर गर्म हो जाती हैं गर्मी की वजह से, और वो उड़ना चाहती हैं, वहाँ से हटना चाहती हैं। तो अंदर के पानी के अंदर जो भी हीट होती है उसको खुद ले लेती है और उड़ जाती हैं। तो ये प्रोसेस चलता रहता है और अंदर का पानी ठंडा होता रहता है बस। और जो स्वेटिंग होती है वो क्या करती है, स्वेटिंग
अपनी मतलब आपके बॉडी पे पसीना आया, पसीना आने के बाद में क्या होगा, वो पसीना उड़ना चाहेगा। तो उड़ने के लिए वो बाहर से और आपकी बॉडी से दोनों से टेम्परेचर लेगा और उड़ जाएगा। तो ये इवेपोरेट और हमारी बॉडी ठंडी रहेगी, मतलब नॉर्मल रहेगी। तो ये सब चीज़ें करता है इवेपोरेशन। आई होप यू गॉट द पॉइंट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें इस वीडियो को, और कमेंट बॉक्स में बताएं कि कैसा वीडियो लगा। और कोई भी टॉपिक आपको समझ नहीं आया, कोई पॉइंट अगर आपको समझ नहीं आया, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, मैं उसके ऊपर पर्टिकुलर एक वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद, थैंक यू। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर ले, है ना। और एक बात और मैं बोलूँगा कि आप मुझे कमेंट में बताइए कि नेक्स्ट वीडियो किस चैप्टर पे चाहिए या इसके ही किसी टॉपिक पे चाहिए।